बैक स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जिसको हम कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे फ्यूचर के लिए, क्योंकि हमें ये रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को देखते हैं तो कैसे समझेंगे कि ये सब्सटेंस मेटल है या नॉन मेटल है। कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मान लेते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दो चीज़ ऐसे मिल रही है जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जा रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, तब हम उसी चीज को केमिकल प्रॉपर्टी से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। यानी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी अगर मेटल की मिल जाए और नॉन मेटल की मिल जाए और केमिकल प्रॉपर्टी मिले तो हम इजीली शॉर्ट आउट कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस मेटल में जाएगा, कौन सा सब्सटेंस नॉन मेटल में जाएगा। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। तो जो हमारा चैप्टर है बहुत इजी सा चैप्टर है, जिसको हम कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। चैप्टर बहुत इजी है, मेटल एंड नॉन मेटल। इस मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को समझने के लिए, यानी अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो कुछ चीजें बहुत इजी सी हैं। एक शॉर्टकट है, याद कर लेते हैं, LCM DRS। LCM आप लोग मैथ्स में पढ़े ही हो, LCM, और DRS तो आजकल सब लोग क्रिकेट ही देखते हैं तो डायरेक्ट रिव्यू सिस्टम जो होता है वहीं से एक शॉर्टकट बना दिया मैंने, DRS। समझते हैं कि LCM DRS से मैं समझाना क्या चाहता हूँ। अगर मान लेते हैं कि L मतलब हो गया लश्यर, लश्यर मीन्स होता है शाइन, शाइन मीन्स कोई चीज चमकती है ना, लश्यर पे। कंडक्टर, कंडक्टर मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है कि नहीं, हीट को पास कर सकता है कि नहीं, तो इन सारी चीजों को हम कह सकते हैं गुड कंडक्टर। अगर नहीं कर सकता तो बैड कंडक्टर या इंसुलेटर ले लेते हैं। मैलाबिलिटी, मैलाबिलिटी मतलब होता है बीटन इनटू शीट, बीटन इनटू शीट। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आप लोहे को हथौड़े से मारिए तो आप देखेंगे लोहा फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। आप लकड़ी पे मारिए तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं वो टूट जाएगा। कोयले पे मारिए तो आप देखेंगे टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिस कुछ चीजें ऐसी होंगी जो फैलेंगी, तो जो फैलने की यानी शीट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखती है उसी को हम कहते हैं मैलाबिलिटी। फिर आता है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब होता है जो चीज की वायर में कन्वर्ट होती है। भाई हम सोने का भी तार देख सकते हैं, हम चांदी का भी तार देख सकते हैं, हम लोहे का भी तार देख सकते हैं, लेकिन हम कोयले का तार नहीं देख सकते, हम सल्फर का तार नहीं देख सकते। तो जिस चीज को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। रिएक्टिविटी, भाई मैंने कोयला रख दिया हवा में और लोहा रख दिया हवा में, कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि कोयले पे क्या फर्क पड़ता है, हवे और लोहे पे क्या फर्क पड़ता है। तो नोटिस करेंगे कहीं ना कहीं दोनों पे कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ा होगा, लेकिन किस पे ज्यादा फर्क पड़ा होगा ये बात बताएगी कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा रिएक्टिव है। तो हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो रिएक्टिविटी के बेसिस पढ़ेंगे, और लास्ट में जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, सोनोरस। सोनोरस मीन्स होता है रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड मतलब कि अगर हम किसी चीज को बजाएं और टन टन की आवाज आ रही है ना तो वो रिंगिंग साउंड हो गया। अब इसके बेसिस पे हम पता करेंगे कौन सी चीज मेटल होती है, कौन सी चीज नॉन मेटल होती है, और कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं, और क्या कोई ऐसी भी चीजें होती हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। समझते हैं। एक तरफ हम लेते हैं मेटल और एक तरफ हम लेते हैं नॉन मेटल। एक तरफ मैंने ले लिया मेटल और एक तरफ ले लिया नॉन मेटल। जितने भी मेटल होते हैं सब लश्यरस होते हैं, यानी सबके अंदर क्या होता है, शाइन होता है। तो मेटल की पहली प्रॉपर्टी फिजिकल क्या होगी कि ऑल मेटल आर लश्यरस। तो नॉन मेटल में जब हम जाएंगे तो वो नॉन लश्यरस हो जाएंगे, यानी उनके अंदर शाइन नहीं होती है एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड के अंदर शाइनिंग होती है। अब सवाल ये आपके दिमाग में आ सकता है, सर अगर ये शाइनिंग है तो इसको मेटल में रखिए। नहीं, जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी डायमंड की, यानी वो कार्बन, डायमंड किस चीज का कार्बन, वो कैसी होगी, वो कहीं ना कहीं नॉन मेटल की होगी।
कंडक्टर, जितने भी मेटल होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, भाई आप देखेंगे लोहे पे अगर हम किसी करंट को लगाएं तो बहुत तेजी से होगा, लेकिन लकड़ी पे लगाएंगे नहीं होगा। तो नॉन मेटल जो है वो क्या है, इंसुलेटर, और मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर। यहाँ पर जो एक्सेप्शंस होते हैं ग्रेफाइट। अब बात आती है कि ग्रेफाइट अगर नॉन मेटल है तो ये बैड कंडक्टर या इंसुलेटर है, तो ये गुड कंडक्टर कैसे निकल जाता है। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो एक चीज़ हमारे मन में आती है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यानी फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कहीं ना कहीं करंट अगर कोई पूछेगा तो हम कहेंगे फ्लो ऑफ चार्ज, और ये चार्ज क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो होता क्या है कि ग्रेफाइट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है जो किसी भी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, वो फ्री होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है ना, तो वही कॉज करता है ग्रेफाइट को एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेलेबल, जितने भी मेटल होते हैं वो मेलेबल होते हैं, यानी उनको हम पीटेंगे तो शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, मरकरी। स्पेशली सोडियम, पोटेशियम, मरकरी को अगर हम बीट करेंगे ना तो वो फैलेंगे नहीं, क्योंकि वो केक के फॉर्म में होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। जैसे मरकरी क्या है कि मरकरी मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया, तो इस वजह से हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी होती ही नहीं बीटेन इनटू शीट की। और एक चीज और कह सकते हैं कि नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, यानी अगर उनको हम तोड़ेंगे तो तुरंत टूट जाते हैं। डक्टिलिटी यानी वायर में कन्वर्ट, फिर से वही है कि सब कुछ वही रहेगा, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये इनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होगी, और नॉन मेटल में भी ये प्रॉपर्टी नहीं होगी, यानी कोई भी नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता। और कहते हैं गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टिलिटी कर सकते हैं, डक्टाइल सबसे लंबा तार अगर किसी का खींच सकते हैं तो गोल्ड का कर सकते हैं। रिएक्टिविटी, मेटल काफी रिएक्टिव होते हैं इन द कंपैरिजन तो नॉन मेटल। आप देख लीजिए लोहे को आप पानी में डाल दीजिए और कोयले को पानी डाल दीजिए, देखिए लोहे में जंग लग जाएगी। क्यों लग जाएगी, क्योंकि लोहा मेटल है और वो ज्यादा रिएक्टिव है, और नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव। सोनरस साउंड यानी रिंगिंग साउंड, मेटल्स के अंदर रिंगिंग साउंड मिलेगा, नॉन मेटल्स के अंदर रिंगिंग साउंड नहीं मिलेगा। तो जनरली ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। अगर हमसे कोई पूछेगा तो मेटल्स में हम ये सारी चीज़ें हाँ कह देंगे, नॉन मेटल में ना कहेंगे, और कुछ एक्सेप्शंस को हम दिखा देंगे। कुछ चीज़ें ऐसी भी मिलेंगी हमें जिसके अंदर मेटल्स की भी प्रॉपर्टी पाई जा रही है, नॉन मेटल मतलब उनके अंदर बड़ी दिक्कत है कि उसको ना मेटल में रख पा रहे हैं ना नॉन मेटल में रख पा रहे हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टी कुछ मेटल्स की दे रहा है, कुछ नॉन मेटल्स, तो ऐसे को हम मेटलॉइड बना दिए हैं, यानी एक अलग से मेटल और नॉन मेटल के अलावा एक ग्रुप है जिसको हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। मेटलॉइड का मतलब क्या है, कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। मेटलॉइड का मतलब होता है दो सब्सटेंस व्हिच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी हो जाए, उसी को हम मेटलॉइड कहते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया हमारा, आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, बोरॉन हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन मेटलॉइड होते हैं। अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी समझे कि मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, अब हम समझते हैं कि मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, हम किसकी बात करने वाले हैं, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। उसमें जो सबसे पहला हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, यानी क्या होगा अगर मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, यानी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता है तो क्या होने वाला है। कहते हैं कि अगर कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, जो कि जनरली एक बेसिक नेचर का होता है। फिर से, अगर कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो वो जनरली एक बेसिक कंपाउंड बनाता है जो कि मेटालिक ऑक्साइड होता है। फॉर एग्जांपल, मेटल की जगह अगर मैंने सोडियम ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया तो इसका रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा Na2O। ठीक, इसको बैलेंस करना है तो ये 4Na हो जाएगा और O2 के लिए यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दें तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, यानी 2CO ये बनेगा। अब इसमें भी और इसमें दोनों में क्या बन रहा है, मेटालिक ऑक्साइड बन रहा है, जो कि कैसे कंपाउंड होंगे, बेसिक नेचर के होंगे, यानी कि इनका जो टेस्ट होगा अगर हम करेंगे तो बेसिक कैरेक्टर का मिलेगा।
अब एक चीज़ हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि सर यहाँ Na2O लिखे हों, यहाँ CuO लिखे हैं, दोनों यहाँ O2 से ही रिएक्शन है और उसी तरीके का सब कुछ दिख रहा है, तो यहाँ 2 क्यों आ गया, यहाँ पर 2 क्यों नहीं है, या यहाँ अगर 2 लिखेंगे तो यहाँ क्यों नहीं लिखेंगे। तो ये क्यों होता है, ये क्लास 9th में आप लोग शायद पढ़े हों कि वैलेंसी के बेसिस पे हम कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे सोडियम का रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से कराएं तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, सोडियम इधर जाएगा ऑक्सीजन इधर जाएगा, तो वैलेंसी फार्मूला क्या बनेगा Na2O, क्या बना Na2O। ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कॉपर का ले लें, ऑक्सीजन का ले लें, तो कॉपर की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, दोनों से 2 कट जाएगा तो बनेगा CuO। तो यहाँ ये क्यों फार्मूला है, ये जानने के लिए हमने इसको समझा। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि मैंने कहा कि मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बट डज ऑल मेटालिक ऑक्साइड इन द बेसिक इन नेचर, क्या सारे मेटालिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे भी मेटालिक ऑक्साइड मिलेंगे जो कि एम्फोटेरिक होंगे, एम्फोटेरिक। अब हम समझते हैं एम्फोटेरिक ही। एम्फोटेरिक आर दोज मेटालिक ऑक्साइड विच हैव बोथ द कैरेक्टर ऑफ बीइंग अ बेसिक और एसिड। वो दोनों की तरह शो कर सकते हैं, अपने आप को बेसिक भी शो कर सकते हैं और एसिड को भी शो कर सकते हैं। उसका एक एग्जाम्पल हम लेके समझते हैं कि ये होता कैसे है। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम का रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन से करा दिया, तो हमें मिलेगा क्या, Al2O3। हमें कंपाउंड जो मिलेगा वो एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। अब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन पहले हम NaOH यानी एक बेस से करा के देखें क्या होगा, और इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम एसिड से करा दे तो क्या होगा। यानी एक जहाँ कंपाउंड एसिड से रिएक्शन करा रहा है और एक जहाँ कंपाउंड बेस से रिएक्शन करा रहा है, और अगर दोनों ही केस में सॉल्ट और वाटर मिल जाए, दोनों ही केस में, यानी ऊपर वाले में भी नीचे वाले में, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एसिड की तरह भी काम कर रहा है, बेस की तरह। क्यों? क्योंकि अगर इसको मान लेते हैं एसिड तो ये बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर बना रहा है, अगर इसको बेस मान रहे हो तो ये बेस और एसिड मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाता है। जब एल्युमिनियम का रिएक्शन यहाँ पर होगा तो हमें मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। सोडियम एल्यूमिनेट एक सॉल्ट है, यहाँ पर करेंगे तो मिलेगा AlCl2 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। यानी दोनों ही केस में हम देख रहे हैं कि सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। अगर मान लेते हैं यहाँ एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो ये हो जाएगा AlCl3। तो यहाँ दोनों ही केस में हम देख रहे हैं कि हमें सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन मिला है। तो जब दोनों ही केस में सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन मिल रहा है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बेसिक नेचर नहीं होगा, एसिडिक नेचर नहीं होगा, ये क्या होगा, एम्फोटेरिक। यानी एम्फोटेरिक आर दोज कंपाउंड विच आर एसिड एज वेल एज बेस। जो एसिड भी हो सकते हैं और बेस भी हो सकते हैं। एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो जनरली पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, लेकिन अगर मेटालिक ऑक्साइड पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे एल्कली। इफ़ मेटालिक ऑक्साइड डिज़ोल्व इन द वाटर देन इट इज़ नोन एज एल्कली। जनरली होता नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम मेटालिक ऑक्साइड में फिर से वही लेते हैं यहाँ पर जो मैंने लिया था, दैट इज़ Na2O, और इसको H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaOH बन जाएगा, जो कि क्या है, बेस है। NaOH क्या होता है, एक बेस होता है, और जब NaOH का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसी को हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। तो एल्कली क्या हो गया, एल्कलीज आर दोज बेसेस विच आर डिजॉल्व इन वाटर। ये हो गया एल्कली बात। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, कभी भी कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो हम एक तरीके से कहते हैं कि वो ख़राबी हो रहा है, अच्छा तो नहीं होगा, वो ख़राबी हो जाएगा। लेकिन वहाँ एल्युमिनियम दुनिया में अपना अलग ही फ़ायदा उठाता रहता है। एल्युमिनियम अगर ऑक्साइड से रिएक्शन, मान लेते हैं कि ये एल्युमिनियम है और इसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयरिंग बन जाती है, तो फ़ायदा क्या होता है कि अब एल्युमिनियम किसी चीज़ से रिएक्शन नहीं कराता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग हम क्या कहेंगे कि देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ओवर द एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है जिसकी वजह से एल्युमिनियम अब फर्दर किसी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं कराता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग। इसमें करते क्या हैं, H2SO4 का रिएक्शन कराते हैं एल्युमिनियम के ऊपर, यानी
एक तरफ इलेक्ट्रोड लेते एनोड लेते हैं, एक तरफ कैथोड लेते हैं और वहाँ से रिएक्शन होता है, तब जाके एल्युमिनियम के पास एक कोटिंग आती है और जब उसके बाद कोटिंग आ जाती है तो वो फर्दर किसी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करा पाता है।